हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर स्वागत करता हूं आपके एबीएस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एबीएस कोचिंग क्लासेस की तरफ से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है और यह सीरीज 2 पार्ट में रहेगी। इसका पहला सीरीज चलेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज नाम से और दूसरी सीरीज चलेगी सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज नाम से। जो आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहेगी उसमें फुल एंड टेस्ट सीरीज जैसे प्रश्न होंगे, जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पढ़ाई करने के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसका महत्व यही होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो जो एग्जाम हॉल में जो डर होता है वो डर हमारा समाप्त हो जाता है प्रश्नों को देख के। और जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो विकल्प चुनते समय हम कम से कम गलती करें। तो यही महत्व होता है एमसीक्यू सीरीज का। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एबीएस कोचिंग क्लासेस की तरफ से एमसीक्यू सीरीज की ये 2 सीरीज चलेंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज और सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। तो इस सीरीज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी विवाद संबंधित है। और आपके ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और म्यांमार के बीच तथा भारत और भूटान के बीच। अब आपको पता ही होगा कि ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है अभी, काला पानी का विवाद। तो आपको पता होगा कि ये जो विवाद है ये दो देशों के बीच है और वो देश हैं भारत और नेपाल। तो याद रखिएगा कि जो ये काला पानी का विवाद है ये करंट अफेयर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आपसे आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच संबंधित विवाद है। तो भारत और नेपाल के बीच यह विवाद है। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तय किया गया है। तो आपको पता होगा, यह भी करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण विधेयक जो 2019 पास हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल घटाया गया था। पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, अब यह घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम या विधेयक 2019 के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व विरासत स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है। अब आपने 50 रुपए के नोट में ये जरूर देखा होगा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्पी जो चिन्ह अंकित किया गया वह किस नोट में अंकित किया गया। तो 50 रुपए के नोट में अंकित किया गया है। तो ये जो हम्पी स्थल है, विश्व विरासत स्थल, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा, हम्पी जो विश्व विरासत स्थल है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है। और संविधान के किस भाग में अभी ये मिलेगा, या अगर पेपर में ऐसा भी पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का या 300A में है। और संपत्ति के अधिकार को प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपको शास्त्रीय भाषा पता होगा कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो वर्तमान में भी 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया और संस्कृत, इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? अभी आपने ये न्यूज में देखा ही होगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, टीवी देखते होगे तो आपने देखा होगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में जो एक सुपर साइक्लोन विकसित हुआ था अम्फान, तो इसका जो नामकरण होता है तो किस देश ने इसका नाम दिया था? तो इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में विकसित सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आराम हराम है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय इतिहास का एक प्रश्न, आराम हराम है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है यह नारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा इसको। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है। और आपको पता होगा कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो राज्य पूछा गया है तो राजस्थान राज्य में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? गुरुमुखी जो लिपि है तो इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। याद रखिएगा, गुरुमुखी जो लिपि है उसका आरंभ किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा कितने भाषाओं में छपी होती है? भारतीय जो मुद्रा होती है वो कितने भाषाओं में छपी होती है? तो भारतीय मुद्रा 17 भाषाओं में छपी होती है। जो नोट होती है उनमें 17 भाषाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय मुद्रा 17 भाषाओं में छपी होती है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क समूह का सदस्य नहीं है? यानी कि जो सार्क संगठन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश उसका सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क के कितने देश ऐसे हैं जो सार्क समूह के सदस्य हैं। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सार्क समूह के सदस्य हैं। 8 टोटल देश हैं जो सार्क समूह के सदस्य हैं। तो इसमें म्यांमार हो जाएगा इसका आंसर। म्यांमार सार्क समूह का सदस्य नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सार्क समूह के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मंडल कमीशन के बारे में पूछा गया है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था। तो दोस्तों, मंडल कमीशन क्या है पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो मंडल कमीशन है तो इसका गठन किया गया था सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल के दौरान मंडल कमीशन को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में की गई थी। अगर ये भी पूछ ले ईयर कि किस वर्ष की गई थी, तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीरज कुमार गुप्ता समिति। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपको पता होगा संविधान का एक ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था।
तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए इसके लिए भी और जितने भी जीएस से संबंधित प्रश्न है तो पेपर होते हैं वहां ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है कि किस वर्ष भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। तो यह दर्जा दिया गया था वर्ष 2003 में। याद रखिएगा, भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल का दर्जा वर्ष 2003 में दिया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको चुना गया था। अगला प्रश्न है, किस घटना को गांधी जी ने हिमालय ब्लंडर कहा था? ठीक है, यानी कि हिमालय के समान भूल गांधी जी ने किस घटना को कहा है? तो आपने इतिहास पढ़ा होगा और गांधी जी ने कहा था रॉलेट सत्याग्रह को हिमालय ब्लंडर की संज्ञा दी थी। और ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि गांधी जी के जो रॉलेट सत्याग्रह था या गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं तो वो पूरे आंदोलन अहिंसा पर आधारित होते थे। और गांधी जी के द्वारा जब रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई तो गांधी जी का मानना था कि जो लोग हैं, भारतीय हैं, वो अभी अहिंसा के पाठ से परिचित नहीं है क्योंकि बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं इसके दौरान। तो गांधी जी ने इसको हिमालय ब्लंडर की संज्ञा दी है, रॉलेट सत्याग्रह को। याद रखिएगा। और अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ ले, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था? तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस घटना से दुखित होकर रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्गेट नोबल, यहाँ पे ये प्रश्न गलत है, मार्गेट नोबल होगा। मार्गेट नोबल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को मार्गेट नोबल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है? अक्सर यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। भारत के महान न्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? पर्यावरण का प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं उन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत जीआई टैग या जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत जीआई टैग या जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं? तो WTO ट्रिप्स के अंतर्गत, सी होगा इसका आंसर, के अंतर्गत जीआई टैग जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? कला एवं संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आपको पता होगा कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है? या किस धारा को ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वे की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, अगुलहास की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया की जो धारा है उसको ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। बाकी जो तीनों धाराएं हैं ये गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में 25 प्रश्न और इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।